Welcome, my QT students. In this session, we will be taking up some more quantitative aptitude questions in continuation to the previous sessions. तो अगर previous sessions नहीं देखे हैं तो उनको भी check out कर लेना. Let us start. And if you have not connected with me on Telegram, you can join the Telegram group CAT-ZAT-MBA. So first question of the session. The sum of two numbers is 40 and their HCF is 8. So how many pairs of numbers satisfy both the conditions? यानी कि sum भी 8 हो और सम भी 40 हो दोनों नंबर्स का और HCF भी 8 हो. ओके, तो लेट अस से नंबर्स हमारे हैं A एंड B एंड HCF इज 8 इन बोथ केसेस. तो हमारे जो दोनों नंबर्स हैं वो HCF के मल्टीपल होंगे बिकॉज HCF है क्या? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF तो फैक्टर है दोनों नंबर्स का, यानी कि बोथ द नंबर्स विल बी मल्टीपल ऑफ 8. तो लेट अस से A हमारा इक्वल टू 8 इंटू एक्स और B है हमारा 8 इंटू वाई. सम आ रहा है 40 यानी कि 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 40. 8 आ गया कॉमन, तो 8 इंटू एक्स प्लस वाई इज 40 एंड हेंस x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 40 बाई 8 विच इज इक्वल टू 5. अब दो नंबर्स का सम 5 आ रहा है, तो क्या नंबर्स होंगे हमारे? या तो एक नंबर 1 होगा यानी कि x और y में से एक 1 होगा एक 4 होगा, या फिर 1 विल बी 2 और अदर विल बी 3. यही दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी क्योंकि ऑर्डर नहीं है हमारा नंबर्स का, पेयर चाहिए हमें, तो दो पेयर्स बनेंगे. वन पेयर ऑफ नंबर्स विल बी, जबकि x 1 है और y 4 है, यानी कि एक नंबर होगा 8 इंटू 1 और एक होगा 8 इंटू 4 32. और अदर केस होगा 2 एंड 3 यानी 8 इंटू 2 16 और 8 इंटू 3 24. दो हमारे ये पेयर्स आएंगे. क्या ये बात क्लियर है? आंसर विल बी ऑप्शन बी. ठीक है, क्लियर. अगर ऑर्डर्ड पेयर होता, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन हमसे कहता a, b के लिए कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे a और b डिफरेंट हैं, ठीक है, तो फिर हमारे डबल केसेस हो जाते हैं, यानी कि एक केस बनता है जबकि a 8 है b 32 है, और एक केस बनता है इसका ऑपोजिट यानी कि a 32 है और b 8 है, यानी कि यही हमारा एक सॉल्यूशन 2 हो जाता है जबकि ऑर्डर्ड पेयर की बात होगी. तो ये ध्यान देना है, ठीक है. चांसेस है ऑर्डर पेयर नहीं आएगा एग्जाम में, बट ये समझना है कि जब ऑर्डर्ड पेयर होगा तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है. जैसे पीएनसी में हम करते हैं कि जहां पे हमारा सिर्फ सिलेक्शन करना है, तो दो सॉल्यूशन है 8,32 एंड 16,24. और अगर ऑर्डरिंग भी करनी है साथ में तो फिर हमारा 8,32 दो नंबर से दो तरह से अरेंज हो गए, 2 फैक्टोरियल तरीकों से. क्लियर है? तो फिर हमारे 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, दो हो गए 832 के लिए और दो हो गए 1624 के लिए. इन दैट केस 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे. दैट इज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. If x plus 1 is a factor of x to the power 4 minus into p minus 1, p minus 3 into x cube minus 3p minus 5 into x square plus 2p minus 7 into x plus 6. अब x plus 1 अगर एक फैक्टर है इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का, इस एक्सप्रेशन का, तो क्या मतलब हुआ इसका कि x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाना चाहिए. पुट कर देते हैं, x इक्वल टू -1 पुट कर दो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? x टू द पावर 4 है यानी -1 टू द पावर 4 माइनस p माइनस 3 इंटू -1 का क्यूब, और फिर इसके बाद फिर माइनस आ रहा है माइनस 3p माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2p माइनस 7 इंटू -1 और प्लस 6. दिस शुड बी इक्वल टू 0. -1 टू द पावर 4 है, -1 नेगेटिव नंबर है, -1 टू द पावर इवन विल बी +1 ओनली, और -1 टू द पावर ऑड विल बी -1. तो -1 टू द पावर 4 हो जाएगा 1, और 1 माइनस p माइनस 3 इंटू -1 यानी कि दिस विल बी 1 प्लस p माइनस 3, और -1 टू द पावर इवन है ये तो 1 ही हो जाएगा, तो -3p माइनस 5 और -2p प्लस 7 क्योंकि -1 आ जाएगा प्लस 6. दिस इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं तो 1 प्लस p माइनस 3 -3p प्लस 5 -2p प्लस 7 प्लस 6 यानी प्लस 13 इज इक्वल टू 0. p माइनस 3p माइनस 2p यानी p माइनस 5p तो -4p, और 1 माइनस 3 प्लस 5 यानी कि -2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 13 प्लस 16 -4p प्लस 16 इज इक्वल टू 0. तो 4p इज इक्वल टू 16 यानी कि यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी p इज इक्वल टू 4. ऑप्शन डी. इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ग्रुप 15 स्टूडेंट्स लाइक्ड बैडमिंटन, 15 liked racing and 20 liked kabaddi. 2 liked all the 3 games and 8 liked at least 2 of the 3 games. So how many liked only one of the games? ये ग्रुप है जिसमें कि हमारा गिवन है बैडमिंटन लाइक करने वाले लोग हैं 15, रेसिंग लाइक करने वाले 15,
कबड्डी लाइक करने वाले 20, 2 ऑफ देम लाइक ऑल द 3 एंड 8 लाइक एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 2 में एग्जैक्टली 2 लाइक करने वाले भी होंगे, एग्जैक्टली 2 गेम्स लाइक करने वाले भी होंगे, और एग्जैक्टली 3 गेम्स लाइक करने वाले भी होंगे, यानी कि 2 भी इंक्लूडेड होंगे 8 में से। Isn't it so? How many liked one of the games? Only one of the games. Clear? Okay. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो यहाँ पे ये समझना है हमको, जो एग्जैक्टली एक गेम को लाइक करते हैं, अगर हम उनको कहें लेट अस से दे बिलोंग टू दैट ग्रुप, जो कि सिर्फ एक गेम को लाइक करते हैं। जो एग्जैक्टली 2 गेम्स को लाइक करते हैं उनका हमने एक सेपरेट ग्रुप बना लिया, और जो एग्जैक्टली 3 गेम्स को लाइक करते हैं उनका एक सेपरेट ग्रुप है। तो फर्स्ट हमारा सेट है जो कि एग्जैक्टली 1 को लाइक करते हैं, सेकेंड जो कि एग्जैक्टली 2 को लाइक करते हैं, और थर्ड जो कि एग्जैक्टली 3 को लाइक करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। और हमारा इस केस में एक बात बताओ, जब हम कह रहे हैं 15 स्टूडेंट्स लाइक्ड बैडमिंटन, तो इसमें बैडमिंटन को लाइक करने वाले 15 में वो लोग भी होंगे जो बैडमिंटन और रेसिंग को लाइक करते होंगे, वो भी होंगे जो बैडमिंटन और कबड्डी को लाइक करते होंगे, इजंट इट सो? और वो लोग भी होंगे जो बैडमिंटन, रेसिंग और कबड्डी तीनों को लाइक करते होंगे, इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? तो जो हमारा सिर्फ एक ग्रुप को लाइक करता है, सिर्फ एक गेम को लाइक करता है, वो सिर्फ किसी एक ग्रुप में काउंट होगा, ठीक है? वो सिर्फ एक किसी ग्रुप में काउंट होगा। जो एक से ज्यादा में लाइक करता है, यानी कि जो एग्जैक्टली 2 गेम्स को लाइक करता है, वो 2 ग्रुप्स में काउंट होगा, और जो 3 को लाइक करता है वो तीनों ग्रुप्स में काउंट होगा। यानी कि एग्जैक्टली 1 को लाइक करने वाले लोग सिर्फ एक ही ग्रुप में होंगे, एग्जैक्टली 2 गेम्स लाइक करने वाले लोग 2 ग्रुप्स में होंगे, यानी कि 2 बार काउंट होंगे, डबल काउंट होंगे, और एग्जैक्टली 3 गेम्स को लाइक करने वाले ट्रिपल काउंट होंगे। क्या ये बात क्लियर है? और टोटल नंबर हमारा कितना आ रहा है? 15 प्लस 15, 15 लाइक कर रहे हैं बैडमिंटन को, प्लस 15 लाइक कर रहे हैं रेसिंग को, प्लस 20 लाइक कर रहे हैं कबड्डी को। तो 15 प्लस 15 प्लस 20 यानी कि नंबर आ रहा है 50। और फिर इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है कि 2 लाइक ऑल द 3 गेम्स, यानी कि 3 गेम को लाइक करने वाले लोग 2 हैं। 8 लाइक एटलीस्ट 2 ऑफ द 3, तो 8 हमारा आ रहा है 2 प्लस 3 की वैल्यू, दिस इज 8, ये वैल्यू 8 आ रही है। क्लियर? तो हमारा क्योंकि थर्ड ऑल द 3 को लाइक करने वाले लोग 2 हैं, यानी कि 2 को लाइक करने वाले होंगे आ जाएंगे 6। तो इक्वेशन में हमने ये वैल्यू भी पुट कर दी। अब क्या रिजल्ट आएगा? यानी 1 को लाइक करने वाले प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 50, यानी अकेले एक गेम को लाइक करने वाले हो जाएंगे 50 माइनस 12 माइनस 6, 50 माइनस 18 यानी कि 32, ऑप्शन सी 32 विल बी द आंसर। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सैलरी ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेज बाई 10% every year and his bonus increases by 24% every year. If his salary and bonuses at the end of 2020 were rupees 8,000 and rupees 2,500 respectively, so you have to find the difference between his total earnings in March 2020 and March 2022. ठीक है, 2 years के बाद और अभी के एट प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है, एट प्रेजेंट यानी कि 2020 में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो 2020 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना होगा टोटल अर्निंग्स में। ओके, ठीक है, यानी 2020 से जब 22 में जाएगा तो अर्निंग उसकी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, और कितने अमाउंट से इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो गिवन है हमें 2022 में सैलरी इज 8,000 और बोनस is 2,500 and salary is decreasing by 10% every year, तो हर ईयर 10% से डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अगर 8,000 है 2020 में, 2021 में कितनी हो जाएगी? डिक्रीज करेगी 800 से, हो जाएगी 7,200। अब चाहे 2 सेपरेट बार में काउंट कर लो या एग्जैक्टली एक बार में काउंट कर लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 2020 में 7,200 होगी, 2022 में क्या होगा? 10% फिर से कम होगी, बट 10% अब कम होगी 7,200 का, यानी कि 720 कम हो जाएगी, तो नए सैलरी हो जाएगी हमारी 6,480। क्या क्लियर है? बोनस हमारा 24% से इंक्रीज कर रहा है, 24% से इंक्रीज कर रहा है, और 1% है 25 बोनस का, तो कितने से इंक्रीज करेगा? दिस विल इंक्रीज बाई 25 इंटू 24, यानी कि 600 से इंक्रीज करेगा, तो 3,100 हो जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट ईयर 3,100 के 24% इंक्रीज करेगा, यानी 31 इंटू 24 कितना आएगा वैल्यू? 24 इंटू 3 720 प्लस 24 744 से इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3,844। स्टार्ट की वैल्यू को ऐड कर लो, दैट इज 10,500, और लास्ट की वैल्यू को ऐड कर लो, ये कितना आ रहा है?
6480 प्लस 3844, तो दैट इज 634 प्लस 38 कितना आ रहा है, 64 प्लस 36 हो गया 100 प्लस 2 102, और फिर 80 प्लस 44 इज 124, यानी कि 10324, 10,324, यानी कि दिस इज 176 लेसर, 176 का डिक्रीज होगा। और या फिर एग्जैक्टली इन वैल्यू से ही देख लेते थे कि यहाँ पे 800 का डिक्रीज आया है, यहाँ 720 का डिक्रीज आया है, टोटल डिक्रीज आया है हमारा -1520 का, और इंक्रीज आया है 600 प्लस 744 का, यानी कि 1344 का इंक्रीज आया है, यानी कि नेट में 176 का डिक्रीज आया। तो इतने से भी काम चल जाएगा हमारा, हमें एग्जैक्टली वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The population of a village is at 11,000 if the number of children increases by 11% and the number of adults increases by 20%, the population becomes 12,660. We have to find the population of children and adults separately in the village. इस separately कितना population होगा? Children की population increase कर रही है 11% से, और adults की population increase कर रही है 20% से, और एक ही ईयर के बाद का हमें वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, एक ही ईयर के बाद का वैल्यू दिया हुआ है, तो बजाय की वैल्यू एज अलग अलग एज्यूम करने के, ऐसे सोचो कि एडल्ट की पॉपुलेशन हमारा 11% तो इंक्रीज कर ही रही है, 9% एक्स्ट्रा इंक्रीज कर रही है। यही तो बात हुई, यही तो बात हुई, इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि ये एक ईयर के लिए, अगर एक से ज्यादा ईयर के लिए होता तो हमें दो वैल्यूज मानते, इक्वेशन बनाते, कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया होता वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे क्योंकि एक ईयर बाद का ही हमें टोटल पॉपुलेशन गिवन है, हमें पता है स्टार्टिंग पॉपुलेशन 11,000 है, तो थिंक अबाउट इट कि 11,000 स्टार्टिंग पॉपुलेशन, 11% से तो सबकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, चिल्ड्रन की भी और एडल्ट्स की भी। एडल्ट्स की 9% एक्स्ट्रा इंक्रीज कर रही है, तो 11% से तो पूरी पॉपुलेशन को इंक्रीज करा दो भाई। 11,000 थी हमारी स्टार्टिंग में, 11% कितना आएगा इसका? 11% विल बी 1210। क्लियर? अब इसके बाद में एडल्ट्स की पॉपुलेशन 9% से इंक्रीज कर रही है, तो वो हमें पता नहीं है कितनी पॉपुलेशन है, तो 9% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन वो इंक्रीज एडिशनल होगा, दैट विल बी एडिशनल इंक्रीज, और टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 12660। तो 9% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन कितना आ जाएगा हमारा? 12660 माइनस दिस पॉपुलेशन इज 12210, तो -12210 यानी कि 450। 9% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 450, तो एडल्ट पॉपुलेशन हमारा आ जाएगा 450 इंटू 100/9, 9 से गया 50 टाइम्स, तो 5000। एडल्ट पॉपुलेशन आ गई 5000, बची हुई पॉपुलेशन है चिल्ड्रन की पॉपुलेशन, यानी कि ऑप्शन सी 6000 एंड 5000, तो हमारा काम हो गया। क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? इज दिस मच क्लियर? ठीक है, फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमने 11% स्ट्रेट अवे निकाल लिया, 11,000 का 11% कितना आएगा? 1210, और टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है यहाँ पे? 1660, यानी कि 450 का एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है, और 450 हमारा 9% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन है, तो सॉल्व हो जाएगा। जितना ज़्यादा चीज़ें तुम मेंटली कर पाओगे, समझ के कर पाओगे, उतना कम तुम्हारा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, हमेशा ये चीज़ याद रखना। और जितना ज़्यादा तुम लिखोगे, जितना ज़्यादा कन्वेंशनल तरीकों से लिखोगे, जितना ज़्यादा बड़ी कहानी लिखोगे, उतना ज़्यादा तुमको समय लगने वाला है, और एग्ज़ाम बड़ी कहानी लिखने के लिए नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम हमारा है कि फटाफट से हमको आंसर निकालना है, क्रैक करना है, अगले क्वेश्चन में पहुंचना है, उसका आंसर निकालना है, फिर अगले में पहुंचना है, उसका आंसर निकालना है, जब तक कि समय ना खत्म हो जाए या हमारे सवाल ना खत्म हो जाए। सवाल पहले खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, समय पहले खत्म हो जाए ये भी हो सकता है, बट कम से कम तब तक हम मैक्सिमम सवाल तो कर लें। ठीक है, ईजी सवाल तो कोई मिस ना हो जाए, ईजी क्वेश्चन तो मिस ना हो जाए। वो तभी होगा जबकि हमारी स्पीड जो है पर्राटा होगी, भागेंगे और एक्यूरेसी के साथ में भागेंगे। ऐसा नहीं है कि भाग रहे हो तो कहीं भाग रहे हो, भागना रेसिंग राउंड पे ही है, अभी तो जीतोगे। There are 50 successive percentage discounts given in a series of 2%, 4%, 6%, 8% and so on. So what is the net discount? बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, इसलिए मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर लें। अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग को भी इंप्रूव करता है और एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, There are 50 successive percentage discounts given in a series of 2%, 4%, 6%, 8% and so on. तो नेट डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी? थिंक अबाउट इट। मैं एक बात बताओ, स्टार्टिंग में सबसे पहला डिस्काउंट हमारा है 2%, डिस्काउंट नंबर 1। सेकेंड डिस्काउंट क्या है? 4%। थर्ड डिस्काउंट है 6%, यानी कि डिस्काउंट हमारे एपी में है, तो जो 50th डिस्काउंट होगा वो कितना होगा? पहला वाला है 1 इंटू 2%, दूसरा वाला है 2 इंटू 2%, तीसरा वाला 3 इंटू 2%, तो 50th होगा 50 इंटू 2%, यानी कि 100% डिस्काउंट होगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है नेट डिस्काउंट क्या आएगा। ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, बस ये सोचो कि लेट से 99th बोल रहा है 49th डिस्काउंट के बाद में हमारा जो प्राइस था वो लेट से 1 रुपया था, 1 रुपये था।
ठीक है, 49th डिस्काउंट के बाद में लेट अस से प्राइस वाज 1 रुपी, तो 50 डिस्काउंट कितना है, 100% का डिस्काउंट है, 100% का डिस्काउंट है, यानी कि जो भी प्राइस है वो हमारा पूरा का पूरा डिस्काउंट दे दिया। तो अल्टीमेटली 100% का मतलब क्या हुआ कि इसके बाद में हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा फ्री। पीछे वाला डिस्काउंट कितना रहा क्या रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, बट हमारा लास्ट डिस्काउंट के बाद में प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा, यानी कि उसका पूरा प्राइस जीरो हो जाएगा। और प्राइस जीरो हो गया यानी कि हमने 100% का डिस्काउंट दे दिया इफेक्टिवली पूरे अमाउंट पे। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, कुछ भी और इसमें करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, next question. If Ramesh purchased one table and two chairs, he has to pay rupees 2015. However, if he decides to buy two tables and one chair, then he has to pay rupees 1855. So what is the amount that Ramesh has to pay if he finally purchased one table and one chair? तो पहले वाले कैसे मान लेते हैं कि वन टेबल का हमारा प्राइस है टी, वन चेयर का प्राइस है सी। तो वन टेबल जब परचेज किया और टू चेयर परचेज किया तब टोटल कितना पे किया, रुपीज 2015। पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड केस में टू टेबल्स परचेज किया और वन चेयर परचेज किया और प्राइस हो गया 1855। अब इससे आसान सवाल क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें वन चेयर और वन टेबल का प्राइस टोटल कितना होगा यही तो निकालना है। दोनों इक्वेशन में क्या है, पहले में वन टेबल है टू चेयर है, दूसरे में टू टेबल वन चेयर है, जब भी रिप्लेस हो रहा है दोनों को सीधे सीधे ऐड कर दो, स्ट्रेट अवे ऐड कर दो। तो थ्री टेबल प्लस थ्री चेयर का प्राइस हमारा आ गया 3870, यानी कि वन टेबल प्लस वन चेयर का प्राइस क्या होगा, इसका वन थर्ड होगा, डिवाइड बाई थ्री कर दोगे, 3870 डिवाइडेड बाई थ्री, so that will be 1290 rupees. That is all. That is all. Option C. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Raj bought a camera and paid 20% less than its original price. He sold this camera at 40% profit on the price he had paid for it. जितना अमाउंट उसने पे किया उस पर 40% प्रॉफिट पे उसने सेल किया। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय राज ऑन द ओरिजिनल प्राइस? अगर उसने ओरिजिनल प्राइस पे खरीदा होता तब प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होती है? तो लेट अस से ही बॉट ए कैमरा एट 20% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। तो हम मान लेते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली ओरिजिनल प्राइस पे ही निकालना है कि ओरिजिनल प्राइस हमारा जो है ओजी प्राइस दैट इज लेट अस से 100, क्योंकि सारा परसेंटेज उसी पे लेना है हमको। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल प्राइस हमारा 100 है, 20% लेस कितना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20% लेस यानी कि 80 होगा, 80 होगा। क्लियर? 80 पे उसने परचेज किया और फिर 40% अपने जो जिस प्राइस पे उसने परचेज किया है परचेज प्राइस पे 40% प्रॉफिट पे ही हैज सोल्ड इट। तो 40% कितना आ जाएगा, 32 रुपीज। 80 का 40% 32 रुपीज। ठीक है, 32 रुपीज ज्यादा उसने लिया, कितने पे सेल किया, 112 पे, तो सेलिंग प्राइस इज 112 रुपीज। और अगर ओरिजिनल प्राइस पे हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट हुआ है 12 का, और क्योंकि हमारा ओरिजिनल प्राइस हमारा 100 ही माना है, 12% आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। खत्म कहानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Narendra sells an article with 25% discount on the marked price and his profit is 25%. 25% का डिस्काउंट पर सेल किया है और प्रॉफिट है 25% का। If Narendra would have given the discount of 10% on the marked price of the same article, then what would have been his profit percentage? तो अगर 10% का डिस्काउंट देता तब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता? अभी दिया है 25% का डिस्काउंट, यानी कि कितने प्राइस पे सेल किया है, 75% ऑफ मार्क प्राइस पे, और तब उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 25% का, यानी दिस इज 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तभी तो 25% का प्रॉफिट होगा। क्या ये बात क्लियर है? 75% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन फिर पूछा है, अगर नरेंद्र ने इंस्टेंट डिस्काउंट दिया होता सिर्फ 10% का मार्क प्राइस पे, यानी कि 90% ऑफ मार्क प्राइस पे अगर सेल किया होता, तब फिर कितने परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर होता? ठीक है, तब कितने परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर होता? तो लेट अस से x% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर होता। क्या हो गया, 75/90 इज इक्वल टू 125/x। 5 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 5 से 25 टाइम्स जाएगा, यानी कि x हमारा आ जाएगा 6 × 25, यानी कि 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर 150% है कॉस्ट प्राइस का, यानी कि 50% का प्रॉफिट हो रहा होगा। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई समस्या? ओके, और या फिर ऐसे भी सोच सकते थे, इस लाइन से हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं
कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया हमारा 125/75, यानी कि 5/3 आ गया। तो मार्क प्राइस हमारा 5/3 है कॉस्ट प्राइस का, और अगर हम मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो इफेक्टिवली कितना हो गया? 5/3, और 10% का डिस्काउंट दे रहे हो यानी 9/10 पे सेल कर रहे हो। तो दिस बिकम्स 3/2, यानी कि अब नए वाले सिनारियो में क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है उसका रेशियो 3/2 आ रहा है, इजंट इट सो? 3/2 आ रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा 1 यूनिट ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। भाई जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 3/2, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा 1 यूनिट ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस अगर 2 है तो यानी कि 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन डी। इन इकोनॉमिक्स कोर्स अ स्टूडेंट्स ग्रेड इज असेस्ड बेस्ड ऑन इंटरनल टेस्ट जिसका कि वेटेज गिवन है 30%, असाइनमेंट वेटेज गिवन है 30%, एंड एक्सटर्नल एग्जाम जिसका वेटेज है 40%। इफ अ स्टूडेंट स्कोर्ड 90% इन इंटरनल टेस्ट, 95% इन असाइनमेंट एंड 75% इन एक्सटर्नल एग्जाम, तो ओवरऑल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट कितना होगा? ओवरऑल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट कितना होगा? तो 3 हमारे पोर्शन है, 1 इज इंटरनल टेस्ट, अदर इज असाइनमेंट, थर्ड इज एक्सटर्नल टेस्ट, एक्सटर्नल एग्जाम, और वेटेज है उनका 30, 30, 40। स्टूडेंट ने स्कोर किया 90% इन इंटरनल टेस्ट, 95% इन असाइनमेंट और 75% इज इन एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, वेटेज भी हमें गिवन है और साथ में कितने परसेंट मार्क्स किए हैं वो भी गिवन है। हमें निकालना है ओवरऑल ग्रेड, यानी कि बेसिकली हमें वेट एवरेज निकालना है। वेट एवरेज निकालना है। जो वेटेज गिवन है पहले तो इनका रेशियो ले लो, 30, 30, 40 है, रेशियो कितना आ रहा है ये 3:3:4। 30 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 से कट रहा है ना पूरा, 3:3:4। ठीक है, वेटेज आ गया 3, 3 एंड 4। अगर टोटल हमारा 10 है, 3, 3 और 4 का वेटेज आ गया। क्या ये बात क्लियर है? टोटल वेटेज आ गया 10 का। एक जीरो हमने डिवाइड कर लिया स्ट्रेट अवे, कोई और वैल्यू होता तो और आसान हो जाता। ठीक है, क्लियर है? अब पहला वाला वैल्यू 90% है, दूसरा 95 है, तीसरा 75 है। अब एक तरीका ये है कि हम डायरेक्टली वेट 3 × 90 + 3 × 95 + 4 × 75 करें, बट हम उतना नहीं करेंगे। हमारे लिए बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए कि 90, 95 और 75 में से कोई एक वैल्यू को अपना एवरेज मान लो और उससे डेविएशन ले लो, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल है, बट अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल आएगी तो ये अप्रोच बहुत हेल्प करती है। ठीक है, किसी भी एक वैल्यू को अपना एवरेज मान लो और उससे डेविएशन काउंट कर लो। लेट अस से हमने 75 को अपना एवरेज मान लिया। ठीक है, तो दिस इज 75, डेविएशन है 0 का, और ये वैल्यू है हमारी 75 + 20, और दिस इज 75 + 15। क्लियर? तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा 75 प्लस, अब डेविएशन को सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3 × 15 प्लस में आ रहा है तो दिस इज 45 प्लस 3 × 20 आ जाएगा 60, और 4 × 0 तो 0 ही आना है, और दिस डिवाइडेड बाई टोटल वेटेज कितना है 10 का, डिवाइड बाई 10 कर दो, तो 75 + 105/10, यानी कि 75 + 10.5, तो दैट विल बी 85.50%। दिस विल बी आवर आंसर 85.50%, यानी कि ऑप्शन डी। क्या ये बात क्लियर है? किसी भी एक को अपना एवरेज मानो, उससे फर्क नहीं पड़ता, डेविएशन लेना है और कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है इससे। Next question, given that the difference of the compound interest for the first year and second year on a certain sum is rupees 450, what is the principal if rate of interest on the sum is 10%? कितना है 10%, यानी कि 1/10 है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल हमारा P है तो फर्स्ट ईयर में हमें कितना मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 1/10 मिलेगा इसका, यानी कि P/10 मिलेगा, P/10 मिलेगा। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो P/10 ही मिलेगा, बट इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और वो कितना होगा? वो P/10 का 1/10 होगा, यानी कि P/100। और बेसिकली यही हमारा डिफरेंस आएगा फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट में, क्योंकि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट P/10 है, सेकंड ईयर का P/10 प्लस P/100 है, दैट इज द डिफरेंस। और P/100 की वैल्यू हमें कितनी दी है? ₹450। तो P कितना आ जाएगा? 450 × 100, यानी 45,000 रुपीज। ऑप्शन डी। क्लियर? या फिर डायरेक्टली हम देख सकते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो फर्स्ट ईयर में हमें मिलेगा 10%, नेक्स्ट ईयर में 10% भी मिलेगा, और 10% के साथ में 10% का 10% भी मिलेगा, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए 1% और मिलेगा, और यही 1% हमारा इक्वल टू 450 है, तो 100% आ जाएगा 450 × 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, n is the total number of 5-digit numbers which are divisible by 12 and numbers are formed using the digits
2 3 4 5 6 and 7 with no digit being repeated. So what is the value of n? यानी कि ऐसे कितने 5 digit numbers होंगे which are divisible by 12 and are formed using the digits 2 3 4 5 6 and 7, जिनमें से कि हर एक डिजिट सिर्फ एक बार ही यूज हो रही है एट द मैक्स, उससे ज़्यादा यूज नहीं हो रही है। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी हैं कितनी? 6 हैं। 2 3 4 5 6 and 7 6 डिजिट्स हैं, डिविजिबल हैं 12 से। तो अगर कभी भी किसी कॉम्पोजिट नंबर से डिविजिबल चेक कर रहे हो तो सबसे पहला काम करोगे उसको को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। 12 को ब्रेक करोगे 3 और 4 में, बिकॉज 3 एंड 4 आ को प्राइम आपस में, ठीक है। 6 और 2 में ब्रेक नहीं करोगे बिकॉज 6 और 2 में 2 कॉमन फैक्टर है, ये ध्यान रखना है। हमेशा को प्राइम फैक्टर से ब्रेक करेंगे। तो 3 में और 4 में ब्रेक किया, यानी कि जो हमारा नंबर बनेगा वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल हमारा नंबर होना चाहिए। अब अगर 3 से डिविजिबल होना है यानी कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स पे फोकस करते हैं। कितना सम आ रहा है इन सबका मिला के? 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, 7 + 6 13 + 9 22 + 5 27। सम आ रहा है हमारा सब डिजिट्स का 27। 5 डिजिट्स, टोटल 6 डिजिट्स है और हमें बनाना है 5 डिजिट का नंबर, यानी कि सिर्फ हम इनमें से एक डिजिट को रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद भी अगर सम ऑफ डिजिट्स हमारा 3 होना से डिविजिबल होना चाहिए, अगर हमारा नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो जो तुम नंबर रिमूव करोगे, थिंक अबाउट इट, क्या वो डिजिट हमारी 3 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी हमारा सम 3 से डिविजिबल आ रहा है, 27 आ रहा है, तो अब 27 में से 3 रिमूव कर दोगे तो भी हमारा जो नंबर आएगा 24 बचेगा, 3 से डिविजिबल होगा। या 6 रिमूव कर दोगे तो भी बचेगा 21। तो या तो 3 रिमूव करोगे या फिर 6 रिमूव करोगे, और कुछ भी रिमूव नहीं करोगे, क्योंकि और कुछ भी रिमूव करोगे तो हमारा जो सम है वो डिजिट्स का वो 3 से डिविजिबल नहीं बचेगा और फिर हमारा नंबर 12 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो एक केस बनेगा हमारा जबकि तुम 3 रिमूव करोगे और एक केस बनेगा जबकि 6 रिमूव करोगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारा बना जबकि हमने 3 को रिमूव कर दिया, और सेकेंड केस बनेगा जबकि हम 6 को रिमूव करेंगे। अब अगर 3 को रिमूव कर दिया तो नंबर्स बचे हमारे पास 2 4 5 6 and 7, और नंबर हमें बनाने हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो। 3 वाला काम तो हो गया, अब नंबर कुछ भी बनेगा हमारा 3 से पक्का डिविजिबल होगा, वो तो पक्की बात है। 4 से डिविजिबल करना है, यानी कि आखिरी की 2 डिजिट्स हमारी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, और लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल होनी है, पहली चीज़ तो ये यूनिट डिजिट हमारा इवन होना चाहिए। यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, और फिर दूसरी डिजिट के लिए जितने भी केसेस बनेंगे। तो अब केसेस बनाना शुरू करते हैं। अब केसेस बनाना शुरू करते हैं तो कितने नंबर्स बन सकते हैं? या तो हो सकता है नंबर हमारा लास्ट में 2 आए, ठीक है। हमेशा ऑर्डर में काउंटिंग करना है, ये ध्यान रखना है। रैंडमली हैफाजार्ड नहीं करना है कि 24 दिख रहा है 24 लिख लिया, नहीं। लास्ट में 2 आएगा, ये केस बनेगा। लास्ट में 2 आएगा तो 4 आ सकता है। 4 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 42 तो डिविजिबल नहीं होगा 4 से। 52 हो सकता है और 72 हो सकता है। तो लास्ट 2 के केस में हमारे 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। लास्ट में जब 2 आएगा यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे अगर हमारा 2 की बजाय 4 आ गया, 24 हो सकता है, 64 हो सकता है। 44 नहीं हो सकता क्योंकि 4 को रिपीट थोड़ी करोगे। और लास्ट में आ सकता है 6। जब लास्ट में आएगा 6 तो हमारा 26 हो नहीं सकता, 36 हो नहीं सकता क्योंकि 3 तो है ही नहीं, और फिर हो सकता है 56 या फिर हो सकता है 76। यानी कि 6 केसेस बने हमारे, टोटल 6 केसेस बने, ठीक है। और हर एक केस में अब 2 के बाद में बाकी 3 नंबर्स को भी तो अरेंज करोगे, तो अरेंज करने के तरीके होंगे 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 केसेस टोटल हैं, 6 × 3 फैक्टोरियल, तो आंसर विल बी 36। 36 नंबर्स बनेंगे जबकि 3 नहीं होगा लास्ट में। अब लास्ट में 6 रिमूव कर दो, 6 रिमूव कर दो तो बचे हुए नंबर्स हो गए हमारे 2 3 4 5 and 7। बाकी फिर सेम स्टोरी है, लास्ट में 2 आए तो नंबर क्या बन सकता है हमारा? 32 52 and 72। अब देखो इस बार 3 बन गए ना, क्योंकि 3 इंक्लूड कर लिया हमने, 3 नंबर्स बन गए। और फिर तुम्हारा 4 से कितने बनेंगे? 24। 6 रिमूव कर दिया तो अब 24 ही बना, और कोई नंबर नहीं बनेगा 24 के अलावा, है कि नहीं? क्लियर? ठीक है, 24 के अलावा कुछ भी और नहीं बनेगा। और 6 से कितने बनेंगे? 6 जब है ही नहीं, अब 6 तो है ही नहीं, तो 6 तो लास्ट में आ ही नहीं सकता। तो 2 से बनने वाले नंबर हो गए और हमारा 4 से बनने वाले नंबर हो गए, और कोई नंबर बचा ही नहीं। तो कितने हो गए? 4 केसेस बने, बाकी कहानी सेम रहेगी 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4 × 3 फैक्टोरियल, यानी कि 24 नंबर्स बनेंगे। टोटल हो गए हमारे 36 + 24, यानी कि आंसर विल बी 60, ऑप्शन बी 60। क्लियर? ओके, next question. The length of a rectangle is increased by 60%. By how much percentage must the breadth of the rectangle be decreased to maintain same area? एरिया चाहिए हमको सेम, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और अगर लेंथ हमारी 60% से इंक्रीज हो रही है, 60% मतलब कितना हुआ?
3/5 से इंक्रीज हो रही है, यानी कि अगर पहले लेंथ हमारी 3 थी, पहले लेंथ 5 थी, बेस वैल्यू 5 है, पहले अगर लेंथ 5 थी तो अब हो जाएगी कितनी, 5 + 3 यानी कि 8 हो जाएगी। और अगर मल्टीप्लिकेशन सेम रखना है तो अगर पहले ब्रेड्थ हमारी 8 रही होगी तो अब करनी पड़ेगी 5। ठीक है, हम यूनिट्स में बात कर रहे हैं, एरिया के हिसाब से बात करें तो अगर लेंथ हमारी 5 से 8 हो गई है तो ब्रेड्थ हमें 8 से 5 करनी पड़ेगी। इजंट इट सो? तभी तो मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा, 5 × 8 40, 8 × 5 40, यानी कि ब्रेड्थ में कितना रिडक्शन करेंगे, 3 का रिडक्शन करेंगे, बट बेस वैल्यू क्या है, 8 है, 3 का रिडक्शन करेंगे 8 में, यानी कि 3/8 का रिडक्शन करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 37.50%। बिकॉज 1/8 होता है 12.5%, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी has 100/3% of its employees as women. 50% of these women are married and 100/3% of married women have children. 75% of the men are married and 200/3% of married men have children. If no two employees are married to each other, what fraction of the employees do not have children? What fraction of the employees do not have children? तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में कितना है, 100/3% एम्प्लॉइज हैं विमेन और 50% ऑफ दीज, सारी वैल्यूज हमें आंसर में फ्रैक्शन में निकालनी है। ठीक है, यानी कि इनिशियली अगर हम बात करें या तो मैन होंगे या वुमेन होंगी, और 100/3% यानी 1/3 विमेन है, 1/3 विमेन है, और बचे हुए 2/3 मैन होंगे। ओके, 50% ऑफ दीज विमेन आर मैरिड, तो आउट ऑफ दीज 1/3 50% मैरिड है, यानी कि 1/3 का 50%, 1/3 × 1/2 यानी 1/6 मैरिड है, एंड देन 100/3% ऑफ मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन, यानी कि इसका भी 1/3 चिल्ड्रन है, 1/3 विमेन के चिल्ड्रन है, यानी कि 1/3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/18 हैव चिल्ड्रन। क्लियर? सिमिलरली 75% ऑफ द मेन आर मैरिड, तो 2/3 का 75% यानी कि 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/4 बचा, 2/4 बचा, यानी कि 1/2 आर मैरिड टोटल का। ठीक है, टोटल का 1/2 है आर मैरिड मैन, और फिर उसमें से 200/3% कितना हुआ, यानी कि 2/3, 200/3% यानी कि 2/3 आर हैविंग चिल्ड्रन, तो 1/2 का 2/3 यानी कि 1/3 ऑफ टोटल दे हैव चिल्ड्रन, ये मेन का प्रोपोर्शन है। क्लियर? नो टू एम्प्लॉइज आर मैरिड टू ईच अदर, तो आपस में कॉमन कुछ नहीं हो सकता कि एक मैन और वुमेन ऐसा कोई पेयर हो जिनका कि सेम चिल्ड्रन हो, तो ऐसा नहीं है, सब अलग अलग है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज डू नॉट हैव चिल्ड्रन? ठीक है, चिल्ड्रन कितने के हैं, 1/3 टोटल का और 1/18 टोटल का, इनके चिल्ड्रन है, तो इनको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बचे हुए के चिल्ड्रन नहीं है, तो 1 - 1/3 + 1/18, तो दिस इज 1 - 18, एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया 6 + 1, यानी कि 1 - 7/18, सो दैट इज 11/18। 11/18 do not have children, option B। clear? Next question, find the coefficient of x to the power 11 in x - 1 into x - 4 into x - 7 till x - 34, till x - 34। ठीक है, तो पहला हमारा आ रहा है x - 1, देन x - 4, देन x - 7, फिर आएगा x - 10, x - 13, तो 147 कितने टर्म्स आएंगे, 7 फिर 10 और लास्ट में आ रहा है 34, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो अगर फर्स्ट टर्म 1 है, एपी बन रहा है क्लियरली, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और लास्ट टर्म अगर हमारा n टर्म है 34 इज इक्वल टू 1 प्लस n - 1 टाइम्स d जो कि है 3। ठीक है, तो यहां से 33 इज इक्वल टू n - 1 × 3 और n आ जाएगा हमारा इक्वल टू 12। ठीक है, n आ गया 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11 है और 12 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 12 हैं, और हमें चाहिए x टू द पावर 11 का कोफिशिएंट। छोटे एग्जांपल से समझो कि लेट अस से अगर हमने लिया होता है x - 2 इंटू x - 4 इंटू x - 6, और अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए होगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा कब, जबकि 2x मल्टीप्लाई हो, 2x मल्टीप्लाई हो, अगर हम 2 बार x मल्टीप्लाई करें तो तीसरा वाला x नहीं होना चाहिए, तो तीसरा वाला 6 हो सकता है, तो एक टर्म हमारा बन जाएगा -6x²। सिमिलरली अगर हमने ये 2x लिए, बाद के 2x लिए, तो पहले वाले को -2 लेंगे यानी -2x², और सिमिलरली टर्म बनेगा हमारा -4x², यानी कि इफेक्टिवली हमारा जो टर्म होगा दैट विल बी x² कॉमन ले लो और माइनस भी कॉमन ले लो, तो अंदर बच जाएगा 2 + 4 + 6। तो इफेक्टली सारे के सारे कॉन्स्टेंट टर्म्स को ऐड कर दोगे तो हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा x² का। यही सेम कहानी यहाँ पे, हमें x टू द पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए, यानी कि 11 टाइम्स हमें x लेना है और एक बार कांस्टेंट टर्म लेंगे, तभी तो कोफिशिएंट बनेगा, तभी तो हमारा x टू द पावर 11 बनेगा। इजंट इट सो? 11 टाइम्स x लोगे और एक बार कांस्टेंट टर्म लोगे, तो एक बार तुमने लिया होगा -1, एक बार लिया होगा -4,
एक बार लिया होगा -7, एक बार लोगे -10 और टिल ऐसे ही लोगे -34 तक। ठीक है, माइनस को ले लो कॉमन, अंदर बच जाएगा 1 + 4 + 7 + 10 और टिल 34, टिल 34। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 12 है, ये हमें पता है। सम निकाल लो, एपी है तो सम आ जाएगा हमारा -12 और एवरेज वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 यानी 1 + 34/2। तो दिस इज -12 × 35/2। 2 से गया 6 टाइम्स तो -6 × 35 दैट इज -210। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 0.3467 और 67 के ऊपर बार लगा हुआ है यानी कि रिपीट हो रहा है। बेसिकली नंबर हमारा है 0.3467 67 67 एंड सो ऑन क्लियर। और सिमिलरली हमारा दूसरा नंबर है 0.13 और फिर 33 के ऊपर बार है यानी 33 33 33 एंड सो ऑन। दीज आर टू नंबर्स, इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है। सबसे पहला काम ये करो कि पहले जो पोर्शन ऑलरेडी हमारा एक्सपोज्ड है यानी कि रिपीटेड नहीं है उसको अलग से ऐड कर लो। तो 0.34 और 0.13 को ऐड करोगे सो ये वैल्यू तो हमारा आ जाएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा 0.47 और प्लस में फिर तुम्हें ऐड करना है 0.006767 एंड सो ऑन और नीचे ऐड करना है 0.003333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब अगर 67 और 33 को ऐड करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा हमें इससे वैल्यू मिलेगा 100 तो 00 तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, और फिर इनको भी ऐड करोगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा 67 33 से यहां भी मिलेगा 100, 1 कैरी हो जाएगा, 00 अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब अगर ऑब्जर्व करो तो ये 1 और 0 ऐड होगा, यहाँ तो 1 आएगा, फिर 0 आएगा और ये एक 1 आएगा। तो 0.010101 इफेक्टिवली हमारा ये रिपीट होगा 0101। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हमें आगे से कैरी मिलेगा, आगे भी तो 67 33 है तो आगे से कैरी यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो इफेक्टिवली हमारा 0.010101 हो जाएगा और ये हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो 0.47 में क्या ऐड करेंगे? 0.47 और आगे सारे 0 हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे 0.010101 एंड सो ऑन। तो हमारा नंबर आ जाएगा 0.48010101। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? छोटी सी बात समझ में आ रही है कि अगर ऐसा कैलकुलेशन आता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे करोगे, कर लोगे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि नंबर्स आगे रिपीट हो रहे हैं, दोनों में बार आ रहा है, तो डेफिनेटली आगे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें भी बार आएगा और पैटर्न रिपीट होगा। कैसे होगा बस वो समझना था हमको, तो वो समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 119। एवरेज मार्क्स हमारे आ रहे हैं 119, इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ 5 ऑफ देम आर 115 109 129 117 114। तो मार्क्स ऑफ द 6 स्टूडेंट कितना होगा? छठे स्टूडेंट के मार्क्स कितने होने वाले हैं? ठीक है, ठीक है, और अगर हमें पता है एवरेज यहाँ पे पता है 119 है, 5 स्टूडेंट के मार्क्स भी पता है हमको, तो सबसे अच्छा काम यहाँ पे, सबसे इजी तरीका ये है कि तुम डेविएशन ले लो, बजाय कि ऐड करने के डेविएशन ले लो कि हमारे नंबर्स कितने छोटे या बड़े हैं एवरेज से, और फिर सबको मिला के, सारे 6 नंबर्स को मिला के डेविएशन 0 होना चाहिए। तो जितना हमारा डेविएशन मान लो नेगेटिव में आया तो फिर हमें 6 वाले में पॉजिटिव में डेविएशन करना पड़ेगा उतना ही, सो दैट नेट डेविएशन 0 हो, नेट डेविएशन 0 हो। 119 एवरेज है तो पहला नंबर 115 क्या है? -4, 109 क्या है? -10, 129 क्या है? +10, 117 क्या है? -2 और 114 क्या है? -5। +10 से -10 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस में कितना आया? 6 5 11, यानी कि माइनस का 11 है इन 5 नंबर्स का डेविएशन, तो छठे वाले का +11 होना चाहिए। और किससे +11 होगा? 119 से, तो हमारा छठा नंबर होगा 130। ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the average of 5 observations x, x plus 2, x plus 4, 10x plus 6 and 12x plus 8 is 24, then what is the average of first 3 observations? First 3 observation का एवरेज क्या होगा? एवरेज 5 का दिया है 24, 5 को पहले सम कर लो क्योंकि x भी गिवन है ना यहाँ पे, तो सम करना पड़ेगा। ओके, सम करके वैल्यू क्या आएगा? दिस इज 2x 3x 13x 12x 25x वैल्यू आ गई, और प्लस 6 + 6 12 + 8 20 25x + 20, और ये सम आ रहा है हमारा कितना? दिस विल बी 24 × 5, क्योंकि एवरेज 24 है, सम आएगा 120, तो 25x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 120 - 20 दैट इज इक्वल टू 100। x हमारा आ जाएगा इक्वल टू 4। और अब पहले 3 नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। पहले 3 नंबर्स हैं x, x + 2 एंड x + 4। एवरेज चूंकि एपी में है, डायरेक्टली हमारा मिडिल वैल्यू एवरेज होगी, यानी x + 2 एवरेज होगा, तो 4 + 2 यानी कि 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंसिडर द रन्स स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन इन देयर लास्ट 10 मैचेस एज फॉलोज। बैट्समैन ए के रन है 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117 एंड 71, और बैट्समैन बी के रन है 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 55, 57 एंड 52। मीडियन ऑफ द रन्स स्कोर्ड हमें बताना है। मीडियन की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले जब भी मीडियन निकालना है तो सबसे पहले ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, उसके बाद में हम मीडियन निकाल सकते हैं। और क्योंकि 10 मैचेस के स्कोर है तो मीडियन वैल्यू हमारी क्या होगी? 10 मैचेस का स्कोर है, असेंडिंग ऑर्डर में जब लगाओगे नंबर्स को, ठीक है, तो जो हमारा 5th वैल्यू है और जो 6th वैल्यू है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिडिल हमारा कहां पे आएगा? मिडिल विल बी हियर, 5th और 6th के बीच में। तो 5th नंबर प्लस 6th नंबर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो हमारा मीडियन वैल्यू होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ऑर्डर में लगाते हैं इनको। सबसे पहले क्या आएगा? 0 आएगा बैट्समैन ए के लिए, 0, फिर 0 के बाद की वैल्यू क्या है? 5 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, ठीक है, 0 आ गया, 5 आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया, फिर इसके बाद में नंबर क्या आएगा? 42 आएगा, 42 के बाद में 64 आएगा, फिर आएगा 71, 80, 91 एंड 117। सारे नंबर्स हो गए, सारे नंबर्स हो गए। तो 5th और 6th नंबर का एवरेज लेंगे हम, 42 और 64 का एवरेज लेंगे, यानी कि एवरेज हमारा क्या आएगा? 42 प्लस 64 डिवाइड बाई 2, यानी कि 106/2, सो दैट इज 53, यानी कि हमारा मीडियन 53 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है, ये तो क्लियर है। क्लियर। सिमिलरली सेकंड बैट्समैन के लिए बात करेंगे, बैट्समैन बी के लिए बात करेंगे। बैट्समैन बी के लिए सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है? 50, 46, 48, 50। सबसे छोटी वैल्यूज है 46, 48, 50, और फिर नंबर आ रहा है हमारा 50 के बाद में 52 आ रहा है, फिर आ रही है 53, और 53 क्योंकि हमारा 3 टाइम्स आ रहा है तो क्लियरली हमारा जो मीडियन होगा वो क्या आ जाएगा? 5th और 6th वैल्यू दोनों 53 है तो एवरेज 53 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों के केस में हमारा मीडियन 53 आ रहा है। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई समस्या? नेक्स्ट, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:x। इफ 3 liters ऑफ द वाटर इज एडेड इन 33 liters ऑफ द मिक्सचर, तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बन जाता है हमारा 2:1। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी? मिल्क और वाटर का रेशियो में गिवन है 8:x, और 33 लीटर्स हमने ये मिक्सचर लिया है और 3 लीटर्स उसमें ऐड किया है वाटर, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? टोटल फाइनल मिक्सचर कितना हो जाएगा? दैट विल बी 36 लीटर्स, और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ रहा है? 2:1, 2:1 का रेशियो आ रहा है, यानी कि वाटर कितना होगा? 1/3 होगा वाटर, वाटर आ जाएगा 12 लीटर्स और 24 लीटर्स आ जाएगा मिल्क। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? हमें यह पता है कि मिल्क हमारा टोटल 24 लीटर्स है, कितने में? 33 में, 33 में से 24 लीटर्स है, यानी कि रेशियो हमारा आ रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा? अगर मिल्क हमारा इनिशियल में बात करो, यहाँ पे बात करो, क्योंकि मिल्क तो हमारा सिर्फ इसी में पहले वाले में ही है, तो मिल्क अगर 24 है और हमने 3 लीटर्स वाटर एडिशनल ऐड किया है, तो यानी कि 3 लीटर्स एडिशनल ऐड किया था, 9 लीटर्स ऑलरेडी इसमें था, तो 24/9 इज इक्वल टू 8/x, और अब कंपेयर करके यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? साथ में एक और छोटी सी चीज है जो हमें समझना है। देखो, हमारा ये पता है कि जो मिक्सचर हमने ऐड किया है इनिशियल मिक्सचर, वो 33 लीटर्स है, ठीक है, 33 यानी कि 11 का मल्टीपल है, तो चांसेस आर कि x हमारा इक्वल टू 3 हो। श्योर नहीं है, श्योर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ सकती है, तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि ये श्योरिटी नहीं है। हाँ, वो वैल्यू पुट करके यानी x इक्वल टू 3 पुट करके चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि क्या ये चीज सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो एक बार वो चीज भी देख लेते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो आ रहा है हमारा 8:x, टोटल आ रहा है 33, और अगर हम मान लें कि 11 का क्योंकि मल्टीपल है ये, तो अगर x इक्वल टू 3 मान लेते हैं, और अगर x इक्वल टू 3 है और टोटल कितना आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है, 11 × 3, क्योंकि 8 + 3 = 11, यानी कि डेफिनेटली मिल्क हमारा 24 है, वाटर है 9, और अगर उसमें 3 ऐड कर दोगे वाटर तो हो जाएगा 24, हमारा मिल्क हो जाएगा, 12 हो जाएगा वाटर, रेशियो आ जाएगा 2:1। मैच कर रहा है आंसर, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसे केसेस में अगर तुम चांस ले रहे हो, इस तरह से ऑप्शन के थ्रू जा रहे हो, तो हमेशा क्या करना है उस केस में? उस केस में फिर हमें वेरीफाई जरूर करना है कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमेशा ही करना है ये तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर कंटेन्स वाटर and milk in the ratio 7:x. When 80 liters of the mixture and 2 liters of the water are mixed, the ratio of water and milk becomes 5:3. So what is the value of x?
वाटर और मिल्क का रेशियो गिवन है, दैट इज 7 and x, और हम 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ले रहे हैं और फिर 2 लीटर्स ऑफ वाटर मिक्स कर रहे हैं इसमें, तो टोटल हो जा रहा है हमारा कितना, 20 लीटर्स, और रेशियो आ रहा है 5:3 का, इसका वाटर और मिल्क का 5:3 का रेशियो आ रहा है। टोटल मिला के 8 है, 8 यूनिट्स है मिक्सचर, और 8 यूनिट की वैल्यू है 20 लीटर्स, यानी कि 1 यूनिट है 2.5 लीटर्स, यानी कि यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा टोटल 5 × 2.5 यानी कि 12.5 लीटर्स, और ऐड हमने क्या किया है, हमने ऐड वाटर ही किया है, वाटर ही ऐड किया है इसमें, और मिल्क हमारा हो जाएगा 3 × 2.5 यानी कि 7.5 लीटर्स। क्या बात कह रहे हैं, तो अगर हमने वाटर ही ऐड किया है तो इफेक्टिवली अगर 2 लीटर्स वाटर हमने एडिशनली ऐड किया था तो इनिशियल में कितना वाटर रहा होगा, वाटर रहा होगा 12.5 - 2 यानी कि 10.5 लीटर्स, और मिल्क रहा होगा 7.5 लीटर्स, यानी कि 10.5 अपॉन 7.5 एंड दैट इज इक्वल टू 7/x, 7/x, ठीक है, डेसिमल हट गया, 7 से जाएंगे 15 टाइम्स जाएगा, और 15 5 से 75 यानी x इक्वल टू आ गया 5, x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे देखा कि इस केस में हमारा आंसर x इक्वल टू 2 नहीं आया, क्योंकि हमारा 80 लीटर्स था, तो ये दिमाग में आ सकता था कि आंसर 2 हो सकता है, ठीक है, बट 2 मैच नहीं करता, तो इसलिए हमें हमेशा जो प्रॉपर प्रोसेस से जाओगे तो डेफिनेटली आंसर मिलेगा, पक्की बात है। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आंसर हमारा हमेशा वैसा हो जैसा हमको लगे कि 18 लीटर्स मिक्सचर है तो 7:2 हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा, तो 2 लीटर्स हो जाएगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कुछ और वैल्यू भी हो सकता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 60, 24, 15 एंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 and 20। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, 60, 24 और 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, 60 है अगर पहला नंबर, अगला है 24, फिर है 15, और लेटेस्ट से फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा x है, यानी कि 60/24 इज इक्वल 15/x, 15 4 जार 60, 4 से गया 6 टाइम्स, यानी x आ गया हमारा इक्वल टू 6, फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 6। मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, अगर मीन प्रोपोर्शनल हमारा है लेट अस से y, तो 5:y विल बी इक्वल टू y:20, अभी तो मीन प्रोपोर्शनल है, यानी कि बेसिकली मीन प्रोपोर्शनल हमारा आता क्या है, y विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 20 यानी कि 10, तो y आ गया 10, x इज 6, y इज 10, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो सम आ जाएगा 6 + 10 यानी कि 16, ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ प्लांट increases annually by 1/8 of its length in the previous year. If the length of the plant at the end of 2 years is 243 centimeter, so what is the length of the plant at present? 2 years के बाद में अगर 243 सेंटीमीटर लेंथ है तो व्हाट इज द लेंथ एट प्रेजेंट, तो अगर एट प्रेजेंट लेंथ इज इक्वल टू l, तो एक ईयर के बाद में क्या होगा, 1/8 से इंक्रीज करेगा, तो 1/8 से अगर इंक्रीज करेगा यानी कि 8 में 1 का इंक्रीज आएगा, यानी कि टोटल लेंथ हो जाएगी 9/8, और फिर एक ईयर के बाद में 9/8 से और इंक्रीज करेगा, अब वैल्यू आ रही है फाइनली 243, तो 81 आ रहा है, 9 × 9 इज 81, 81 से 3 टाइम्स जाएगा, तो लेंथ आ जाएगी हमारी 8 × 8 × 3 विच इज 64 × 3 192 सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी 192 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 satellites are vertically aligned above the North Pole. One satellite orbits the Earth in 20 hours, another satellite orbits the Earth in 18 hours, and the third satellite orbits the Earth in 36 hours. So in how many hours will all the 3 satellites be again vertically aligned above the North Pole? ठीक है, तो एक साथ तो अभी तो वर्टिकली अलाइंड है, फिर दोबारा कब अलाइन करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, एक करिए 20 आवर्स में, दूसरी करिए 18 आवर्स में, तीसरी करिए 36 आवर्स में, तो यानी कि यहाँ पे एलसीएम लोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे किसका, 20, 18 और 36 का, क्या वैल्यू आएगी, 18 5 90, नहीं 180 आ जाएगा, 180 आएगा, ठीक है, 18 × 10 या 9 × 20, 180 हमारा आ गया, यानी 180 आवर्स के बाद में फिर से एक बार अलाइन करेंगे, ये ऑप्शन बी आंसर आएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेसिमल नंबर डज 11001 ऑन द बेस 2 रिप्रेजेंट्स, बेस क्या है, 2 है, बेस सिस्टम का क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बेस सिस्टम से घबराना नहीं है। देखो समझना क्या है, यहाँ पे हमें दिया है बेस, क्या दिया है 2, हम अपने बेस की बात करें पहले 10 की, तो 10 के बेस पे अगर हम कोई नंबर लिखें, लेटेस्ट से हमने नंबर लिखा 125, तो मतलब क्या, वो जो पहला वाला 5 है दिस इज 5 × 1 प्लेस वैल्यू, जो अगला 2 है इसका प्लेस वैल्यू है 10, यानी 10 to the power 1, और जो अगला 1 है इसका प्लेस वैल्यू है 10 का स्क्वायर, तो नंबर हो जाएगा 1 × 10 का स्क्वायर, तो एक्चुअल नंबर क्या हो गया हमारा 1 × 10 का स्क्वायर, यानी 1 × 100 प्लस 2 × 10 की पावर, यानी 2 × 10 प्लस 5 × 1, यही तो नंबर हुआ। बस यही सेम लॉजिक यहाँ पे लगना है, बस यही सेम लॉजिक यहाँ पे लगना है, 1 1 0 0 1, सबसे पहले आएगा 2 की पावर 0, जैसे यहाँ पे 10 की पावर 0 आया वैसे यहाँ पे आएगा 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा,
1 प्लेस वैल्यू है, फिर आएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8, फिर 2 की पावर 4 16। क्लियर है? 16 आ रहा है एक बार, तो 16 इंटू 1 कितना होगा? 16 होगा। 8 इंटू 1 कितना होगा? 8 होगा। और फिर 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 होगा। तो नंबर हमारा हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 1, बीच में तो जीरो ही आ रहा है, तो नंबर हमारा हो जाएगा 25। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अब यही अगर इसकी बजाय एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट से अगर ये बेस 3 में होता तब क्या करते? नंबर थोड़ा बदल देते हैं, 1 2 0 1 2 और बेस 3 पे है, तब ये नंबर क्या होगा? ठीक है, क्योंकि बेस 1 में देखो हमारा जैसे बेस 10 में है, बेस 10 में हमारा 9 से ऊपर बड़ा डिजिट नहीं हो सकता, वैसे ही बेस 2 में हमारा 1 से बड़ी डिजिट नहीं हो सकती, 0 और 1 ही डिजिट है, लेकिन बेस 3 में हमारी 3 डिजिट्स हो सकती हैं, 0 1 एंड 2 3 डिजिट्स होते हैं, जितना बेस होगा उतनी ही डिजिट्स होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी 3 डिजिट्स हैं, क्या होगा नंबर? 1 2 0 1 2। ठीक है, तो इस 2 पे आएगा हमारा 3 की पावर 0 यानी 1 आएगा, फिर आएगा 3 की पावर 1 यानी कि 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा, और 3 टू द पावर 4 81 आएगा। तो नंबर हमारा हो गया 81 प्लस 54 प्लस यहाँ पे 0 प्लस 3 प्लस 2, तो नंबर हो जाएगा 81 प्लस 54 135 प्लस 5 140 140 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब अगर ये बात समझ में आई है तो कमेंट में मेंशन करो कि अगर हमारा नंबर है 2 3 0 1 ऑन द बेस 5, तो ये नंबर एक्चुअल में क्या होगा? हमारा डेसिमल नंबर क्या होगा? ठीक है, डेसिमल सिस्टम में नंबर क्या होगा? कमेंट में ये बात बताना कि डेसिमल नंबर हमारा क्या आएगा। ओके, ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 35 इनटू अ बाइनरी नंबर। अब इस बार हमें क्या करना है? डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसेस है जैसे पहले किया था, बस 2 की पावर से ब्रेक करना पड़ेगा। 35 को 2 की पावर से ब्रेक करो, सबसे बड़ी पावर क्या होगी? सबसे बड़ी पावर क्या होगी? 32। ठीक है, ऐसे समझो 35 रुपीज तुम्हारे पास है और तुमको 2 की पावर्स में अलग अलग ब्रेक करना है। पहले निकाला 32, अब बच गया 3, 2 और निकालोगे और 1 और निकालोगे। क्लियर? 32 2 1। अब लिख दो, सबसे पहले आएगा 32, फिर उसका एक पावर कम 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, या फिर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 4 8 16 32। अब 32 हमें चाहिए एक बार, क्योंकि 32 हमने लिया है ना। ठीक है, ऐसे 2 चाहिए एक बार और 1 चाहिए एक बार, बाकी सब चाहिए 0 0 टाइम्स। तो हमारा नंबर हो जाएगा 1 0 0 11, ऑप्शन ए। क्लियर है? क्लियर है? अब यही सेम 35 को अगर हमें लेटर से ब्रेक करना होता बेस 3 में, बेस 3 में ब्रेक करना होता तो 3 की पावर्स में इसको ऐड करते, 3 टू द पावर 3 होता 27, एक बार लेते, फिर हम लेते 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर तो नहीं आएगा, एक बार भी नहीं आएगा, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर में आ जाएगा, 36 हो जाएगा जोड़ के, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 लेते, बट 3 को कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 को लेना पड़ेगा कितनी बार? 2 बार लेंगे, 2 टाइम्स लेंगे, तो 3 इंटू 2 6 33 हो जाएगा, 2 टाइम्स लेंगे, 3 को 2 टाइम्स लेंगे। ठीक है, और फिर हमको लेना पड़ेगा 1, 1 को भी 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा? 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 9, फिर आएगा 27, 27 को लिया है एक बार, 9 को लिया है 0 बार, 3 को लिया है 2 बार, और 1 को भी लिया है 2 बार, तो नंबर हो जाएगा 1022। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? सीरीज हमारा क्या है? 7 देन 11 17 25 35 एंड 47। 7 से 11 गया, 4 का एडिशन किया, फिर 6 का एडिशन किया, फिर 8 का एडिशन किया, फिर 10 का एडिशन किया, फिर 12 का किया, तो डेफिनेटली अगली बार फिर हम 14 का एडिशन करेंगे, तो प्लस 14 करेंगे, 47 प्लस 14 आ जाएगा 61, ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश buys a dozen eggs at ₹6 per egg. While carrying them, 2 eggs fall down and get damaged. He sells the remaining eggs at ₹9 per egg. So what is his profit percentage? 1 डजन एग उसने बाय की है एट ₹6 पर एग। जब वो कैरी कर रहा था 2 eggs fell down and got damaged, तो he sells the remaining वाला eggs, टोटल eggs उसने बाय किया 12, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 12 into 6 72 रुपीज, दिस इज उसका कॉस्ट। और उसमें से अब 2 eggs डैमेज हो गए, तो बचे कितने? 2 माइनस कर दो, 10 बचे, और 10 को उसने सेल किया 9 रुपीज़ पर एक पे, तो यानी कि टोटल कितना उसको मिला सेल्स करके वैल्यू? 90 रुपीज़ का। कितना ज़्यादा मिला है? 18 रुपीज़ ज़्यादा मिला है, तो प्रॉफिट उसका कितना हुआ? 18 रुपीज़ का। और प्रॉफिट परसेंटेज आएगा हमेशा कॉस्ट पे, तो 18/72 यानी कि 1/4, और 1/4 इज 25%।
ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Akhilesh and Javed started a business by investing rupees 50,000 and 60,000 respectively. Akhilesh, being an active partner, received 12.5% of the profit in addition to his share of profit. So how much Akhilesh gets out of profit of rupees 8800? टोटल प्रॉफिट हुआ है 8800 का, और अखिलेश चूंकि एक्टिव पार्टनर है, सो ही इज रिसीविंग 12.5% ऑफ प्रॉफिट इन एडिशन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। 12.5% तो एडिशनली उसको मिलता है, और अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि जो उनका शेयरिंग है बिजनेस में, पार्टनरशिप में, उसके अकॉर्डिंग भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले 12.5% को सेपरेट कर दो, 1/8 को पहले ही सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब जो बच गया कितना बचा? 7/8 बचा है, 7/8 बचा है। अब इसमें से अखिलेश को कितना मिलेगा? अखिलेश और जावेद का अमाउंट कितना लगाया उन्होंने? 50,000 और 60,000 का, यानी रेशियो है 5:6 का। तो 5:6 के रेशियो में ही बचा हुआ जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि अखिलेश को मिलेगा 5 यूनिट्स टोटल में से, टोटल है 11 यूनिट्स, तो 7/8 का 5/11 मिलेगा अखिलेश को। तो अखिलेश को टोटल मिलने वाला अमाउंट हो जाएगा 1/8 तो मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट का, प्लस 7/8 × 5/11 और एडिशनली मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? तो इफेक्टिवली ये वैल्यू कितना हो गया? 1/8 प्लस 35/88। अब मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रॉफिट से, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 8800, तो पहली वैल्यू आ गई 8800 डिवाइड बाई 8 यानी कि 1100, और सेकंड वैल्यू है 88 से डिवाइड करो 100 × 35 यानी कि 3500, तो टोटल आ जाएगा 4600 रुपीज। दैट विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A person borrows rupees 12,000 for 3 years at 7% per annum simple interest. 12,000 उसने बाय किया है for 3 years at 7% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 9.14%, यानी कि 9.25% पे किसी और को दे दिया 3 years के लिए। सो गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर कितना होगा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से दिया है तो हर साल सेम इंटरेस्ट वो पे कर रहा होगा और सेम इंटरेस्ट उसको मिल रहा होगा। ठीक है, सेम इंटरेस्ट पे कर रहा है, सेम इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, तो पे कितना करना पड़ रहा है उसको? 7%, और मिल कितना रहा है? 9.25%। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? गेन कितना होगा? डिफरेंस जो है दोनों का डिफरेंस, यानी कि 2.25% उसका गेन होगा पर ईयर, और 12,000 का 2.25% कितना होगा? 120 इज 1%, 2.25% आएगा, 2.25 इंटू 120, यानी कि वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 2% इज 240 प्लस 30 यानी कि 270 रुपीज। ठीक है, 270, ऑप्शन बी। फिर हमेशा पार्ट्स में ब्रेक करके कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा आसान रहेगी। 1% हमारा 120 है 12,000 का, 2% आ जाएगा डबल इसका 240, और 0.25% कितना होगा? 1/4, यानी कि 120 का 1/4, 1% का 1/4 यानी कि 30, तो टोटल आ जाएगा 270। हरी कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस इन 36 seconds while Ram covers the same distance in 45 seconds. In a 100-meter race, Hari is how much ahead of Ram when he finishes the race? तो हरी फिनिश कर रहा है रेस को 36 सेकंड्स में, 100 मीटर्स की रेस को। ठीक है, जबकि राम वही सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में? 45 सेकंड्स में। तो अगर डिस्टेंस सेम है, तो फिर हमारा टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है उसकी स्पीड कम होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। तो टाइम का रेशियो क्या रहा है हरी और राम का? हरी 36 सेकंड्स में कवर कर रहा है और राम कर रहा है 45 सेकंड्स में, तो टाइम का रेशियो आ रहा है 36:45, यानी कि सिंप्लीफाई करें तो 4:5 आ रहा है, और स्पीड का रेशियो आएगा ठीक इसका ऑपोजिट, यानी कि 5:4। हरी की स्पीड राम की 5/4 होगी। क्वेश्चन पूछ रहा है 100 मीटर की ही रेस में हरी इज हाउ मच अहेड ऑफ राम व्हेन ही फिनिशेस द रेस। पहले रेस फिनिश कौन करेगा? जो फास्ट है, हरी फास्ट है, हरी पहले रेस फिनिश करेगा, यानी कि 5 यूनिट्स की स्पीड है, और टाइम सेम लेंगे लोग, क्योंकि यही पूछा है ना, हरी इज हाउ मच अहेड ऑफ राम, यानी कि सेम टाइम में हरी कितना ट्रैवल कर लिया? 100 मीटर। तो अगर टाइम सेम है तो जो जितना स्पीड का रेशियो होगा उसी रेशियो में उन्होंने डिस्टेंस कवर किया होगा। जब टाइम सेम है तो जितना स्पीड का रेशियो होगा उसी रेशियो में उन्होंने स्पीड कवर किया होगा, स्पीड और सॉरी डिस्टेंस कवर किया होगा, स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर 5 मिनट्स इज इक्वल टू 100 मीटर्स, तो 4 यूनिट्स कितना आ जाएगा? 5 यूनिट्स 100 है, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा 20, तो 4 × 20 यानी कि 80 मीटर्स कवर किया होगा राम ने, और अगर 80 मीटर्स कवर किया तो 20 मीटर्स पीछे है, तो 20 मीटर्स अहेड है राम, हरी है राम से। क्लियर है? हरी इज 20 मीटर्स अहेड ऑफ राम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
Next question, security guard of a hospital allows entry to 5 persons for checkup from a group of patients which has 50% COVID positive patients. 50% COVID positive patients है, तो we have to find the probability that there is at least one COVID positive patient among them. कम से कम एक ऐसा पेशेंट जरूर होगा जो कि कोविड पॉजिटिव होगा उन सबके बीच में. ठीक है, 5 लोगों को एंट्री अलाउ की है और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिनसे अलाउ किया है, दैट ग्रुप ऑफ पेशेंट हैज 50% कोविड पॉजिटिव पेशेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक पेशेंट के कोविड पॉजिटिव होने की 50%, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है, P1 P2 P3 P4 P5 लेट अस से 5 पेशेंट है, 5 पर्सन इनको चेकअप के लिए लाए हैं. तो पांचों में से कम हमें एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे या तो केस बनाओ कि P1 पॉजिटिव हो या सिर्फ एक पॉजिटिव हो, 2 पॉजिटिव हो, 3 पॉजिटिव हो, तो हमारा टाइम बहुत लग जाएगा, कैलकुलेशन बहुत लग जाएगी, गलती होने का स्कोप भी ज़्यादा है. बेटर अप्रोच हमेशा क्या होगा कि टोटल में से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें, उन केसेस की घटा दें प्रोबेबिलिटी निकाल के, जबकि एक भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं होगा. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कोविड पॉजिटिव पेशेंट है हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जबकि 0 कोविड पॉजिटिव पेशेंट है. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी जबकि 0 कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि एक पेशेंट कोविड पॉजिटिव होगा और 1/2 इस बात की भी है कि एक पेशेंट कोविड पॉजिटिव नहीं होगा. और अगर हमें पांचों के पांचों कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं चाहिए तो सबके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/32 इज द प्रोबेबिलिटी दैट कोई भी पेशेंट हमारा कोविड पॉजिटिव नहीं होगा. क्या ये बात क्लियर है? तो 1 में से माइनस कर दो, यही हमारा आंसर आ जाएगा. 1 माइनस 1/32 यानी कि 31/32 विल बी द आंसर फॉर एवरी पेशेंट, फॉर एटलीस्ट वन पेशेंट बीइंग कोविड पॉजिटिव. कम से कम एक पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो. 1/32 विल बी द आंसर. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन यहां पे आता कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव है, एग्जैक्टली 2 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं हमारे, यानी कि 5 में से 2 पेशेंट हमारे कोविड पॉजिटिव हैं. ठीक है, और 3 हमारे कोविड पॉजिटिव नहीं है. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, देखो क्योंकि 50% चांस है, तो यानी कि 50% चांस इस बात का है कि कोविड पॉजिटिव होगा और 50% चांस इस बात का भी है कि कोविड पॉजिटिव नहीं होगा. ठीक है, तो यानी कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हम एक बंदे को सेलेक्ट करें तो उस एक के कोविड पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोविड पॉजिटिव होगा इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 और नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है. क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो अगर हमें 5 में से एग्जैक्टली 2 चाहिए, एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो पहले तो कौन से 2 चाहिए, यानी सेलेक्ट करने पड़ेंगे 5C2, सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से 2 होंगे. और फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हमारी हर एक केस में क्या आएगी, हमें चाहिए हैं 2 कोविड पॉजिटिव, यानी कि 3 हमारे ऐसे होंगे जो कि कोविड पॉजिटिव नहीं होंगे एंड 2 विल बी कोविड पॉजिटिव. और कोविड पॉजिटिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 फॉर दोज 3 जो कि कोविड पॉजिटिव नहीं है, और दो जो कोविड पॉजिटिव है उनके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2. तो आंसर है भले ही हमारा 1/2 की पावर 5 आ रहा है, बट ये समझना है कि ये किसकी प्रोबेबिलिटी है. जैसे हमने जब यहाँ पे किया था कि 0 कोविड पॉजिटिव, तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज है कोविड पॉजिटिव नहीं होने वाली जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं. क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी हमारी कोइंसिडेंटली इक्वल आ रही है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा. तो आंसर आ जाएगा 5C2 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2 टू द होल पावर 5, 1/2 टू द होल पावर 5. क्या बात क्लियर है? तो आंसर हमारा आ जाएगा 10/32 यानी कि 5/16, अगर क्वेश्चन हमारा होता है एग्जैक्टली 2 चाहिए तो. क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो एक छोटा सा चेंज इसमें और कर लेते हैं ताकि और बेटर क्लैरिटी आ जाए कि देखो हम 50% को इसमें चेंज कर देते हैं 1/3 में, कि 1/3 प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव होगा. तो प्रोबेबिलिटी अब हमारी हो गई है कोविड पॉजिटिव पेशेंट होने की 1/3 और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है 2/3. और क्वेश्चन पूछे कि हमें एग्जैक्टली 3 चाहिए. ठीक है, एग्जैक्टली 3 चाहिए कोविड पॉजिटिव पेशेंट, एग्जैक्टली 1 ही कर देते हैं, एग्जैक्टली 1 कोविड पॉजिटिव पेशेंट चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो एग्जैक्टली 1 चाहिए तो कौन सा होगा, 5 में से कौन सा होगा, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो 5C1 5 तरीके से सेलेक्ट होगा 5C1. ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक हमें चाहिए कोविड पॉजिटिव पेशेंट और बाकी 4 नहीं चाहिए. एक के केस में प्रोबेबिलिटी वाली मल्टीप्लाई होगी जबकि कोविड पॉजिटिव पेशेंट होगा, यानी कि 1/3 टू द होल पावर 1 और बाकी 4 में नहीं चाहिए, यानी 2/3 टू द होल पावर 4. दिस विल बी आवर आंसर, यानी कि 5 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5. दिस विल बी 5 इंटू 16/81. दिस 80, एक सेकेंड 5C1 इंटू 16/3 टू द पावर 5 आ रहा है ना, 243 आएगा, 81 नहीं आएगा. दिस विल बी 80
divided by 243. So this will be our answer. Clear for that question? कोई दिक्कत? Okay, ठीक है? तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस. आई बिलीव सेशन पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आए होंगे. और कहीं पे भी कोई डाउट फिर भी रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. अगर सेशन पसंद आया उसको लाइक जरूर करना है. अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना. एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद माय टेलीग्राम. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर.